एपिसोड 1 और 2, तुम्हें उससे शादी करनी होगी। हेलो रीडर्स, यह मेरी न्यू नोवेल है। प्लीज आप सभी इस नोवेल को ढेर सारा प्यार दे और इसे सपोर्ट करें। लाइक, कमेंट, शेयर और रिव्यू जरूर देना और रेटिंग भी दे देना यार प्लीज गेस। उधना गांव में सुनीता जी, हमारी हीरोइन की बायोलॉजिकल माँ, ने अपने सामने बिगड़ी हुई लड़की की ओर देखकर अपने दिल में जाग रहे नाखुशी और घिन को दबा दिया। सुनीता जी ने अपने सामने खड़ी हुई लड़की को हाथ खींचकर उसे देखने लगी और थोड़ी देर उसके चेहरे को देखने के बाद कहा, अंडरस्को अनिका, हमारे इस नोवेल की हीरोइन, हमारे साथ दिल्ली चलो। टीना, सुनीता जी की छोटी बेटी, तुम्हारे बारे में तब से बात कर रही है जब से उसे पता चला है कि उसकी कोई बड़ी बहन भी है। टीना बहुत ही समझदार और आज्ञाकारी लड़की है और वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लड़की है। जब तुम उससे मिलोगी ना तो तुम जरूर उसे पसंद करने लगोगी। और टीना पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है और तुम। इतना बोलते ही सुनीता जी रुक गई। सुनीता जी जब भी अपनी छोटी बेटी के बारे में बात किया करती थी तो उनके चेहरे पर गर्व साफ साफ दिखाई देते थे। सुनीता जी अपने पति के परिवार में मजबूती से खड़ी हो सकी, इसका कारण ये था कि उसने एक टीना जैसी काबिल बेटी को जन्म दिया था। लेकिन जब सुनीता जी ने अनिका के बारे में सोचा तो सुनीता जी इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकी। सुनीता जी ने अनिका के बारे में उन अफवाहों को याद किया जो उसने उधना गांव में सुनी थी। अनिका पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, वह हमेशा अज्ञानी रही है और हमेशा लोगों से मारपीट किया करती थी। कुछ दिनों पहले सुनीता जी उधना गांव में दिखाई दी और कहा कि वो अनिका को दिल्ली शहर के अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना चाहती है, लेकिन अनिका उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। लेकिन अनिका की दादी अपनी पोती को एक अच्छे से स्कूल में पढ़ते हुए देखना चाहती थी। जब अनिका की दादी ने सुनीता जी के ईमानदार रवैये को देखकर वो अनिका को सुनीता जी के साथ जाने के लिए मनाने लगी। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि गांव के स्कूल का माहौल अच्छा नहीं था और शहर में माहौल गांव से कई गुना अच्छा था। हालांकि अनिका हमेशा ठंडी और विद्रोही रहती थी, लेकिन वह अपनी दादी की किसी भी बात को लेकर कभी भी मना नहीं करती थी। अपनी दादी की बात मानकर अनिका दिल्ली शहर जाने के लिए तैयार हो गई और थोड़ी देर बाद सुनीता जी के साथ कार में जाकर बैठ गई। कार बड़ी तेजी से अपनी मंजिल की ओर चलने लगा। कुछ ही घंटों बाद कार शर्मा परिवार के मैंशन के पास आकर रुका। कार में से उतरने से पहले सुनीता जी ने अपने कपड़े को ठीक किए। इतने सालों तक शर्मा परिवार में रहने के बाद उसने पहले ही खुद को एक नेक और अच्छी महिला के रूप में धारण कर लिया था। उसने घबराकर अनिका को याद दिलाना नहीं भूली, तुम्हें बाद में सबके सामने अच्छा व्यवहार करनी चाहिए, मुझे सबके सामने शर्मिंदा मत करना। दरवाजा खोलने वाली एक अधेड़ उम्र की महिला थी। वह औरत कई सालों से शर्मा परिवार में काम करती आ रही थी। जब उसने देखा कि दरवाजे पर सुनीता मैडम है तो उसने मैम साहब कहकर ग्रीट किया। जब उस औरत ने सुनीता मैम के पीछे अनिका की ओर देखी तो उसकी आंखें तिरस्कार से भर गई थी। यह मिस अनिका होनी चाहिए। सुनीता मैम अंदर आइए। बड़ी मेम साहब और घर के सभी लोग पहले से ही आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। सुनीता जी ने अनिका की ओर देखा, जिसने बेसबॉल कैप और सस्ती टी शर्ट और जीन्स पहन रखी थी, जिसे देखकर सुनीता जी को थोड़ा अजीब लगने लगा। उस नौकरानी की बात सुनकर सुनीता जी आगे बढ़ने लगी और अनिका ने भी तेज गति से उसका पीछा किया। उसके हाथ में फोन था और वह समय समय पर कुछ टाइप कर रही थी और किसी के मैसेज का जवाब दे रही थी। सुनीता जी ने अनिका के लापरवाह व्यवहार को देखी। अनिका को देखकर वह महसूस करने लगी कि उसे सिर दर्द होने लगा है। सुनीता जी ने अनिका को कहा, हर समय अपने बुरे दोस्तों के साथ बातचीत करना बंद कर दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और जब तुम अपनी छोटी बहन और बाकी सभी से मिलोगी तो उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना। सुनीता जी की बात सुनकर अनिका का हाथ रुक गया और उसने ठंडे भाव के साथ अपने फोन की ओर देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने सुनीता जी की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके फिर से अपने फोन पर टाइपिंग करने लगी, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। अनिका को इस तरह से खुद को इग्नोर करता देखकर सुनीता जी को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा। अगर टीना के लिए नहीं होता तो वह इस मनहूस लड़की को इस घर में लेकर भी नहीं आती। जब अनिका शर्मा परिवार से के सभी लोगों से मिली तो वे सभी अनिका की छानबीन करने में लगे हुए थे, खासकर शर्मा परिवार की बड़ी मैडम। ये बड़ी मैडम कोई और नहीं सुनीता जी की सास थी और टीना की दादी। टीना की दादी ने कहा, ये तुम्हारी बेटी अनिका होनी चाहिए। यहाँ तक शर्मा परिवार भी कपूर परिवार के सामने कुछ भी नहीं है। अगर तुम कपूर परिवार में शादी करती हो तो तुम एक अच्छा जीवन जी सकोगी। तुम्हें वहाँ किसी भी चीज के लिए कोई तकलीफ नहीं होगी। उनके लहजे में कोई भी अच्छा इरादा नहीं था। माँ ने सही कहा। हालांकि ये शादी सिर्फ 2 साल के लिए होगी। भले ही उस लड़क की शक्ल थोड़ी खराब हो गई है,
फिर भी यह महान कपूर परिवार है। शर्मा परिवार की सबसे बड़ी बहू ने मजाक भरे लहजे में अनिका से कहा। अचानक एक प्यारी और जवान लड़की अनिका के पास दौड़ी और अनिका की बाह को गले लगाने ही वाली थी कि अनिका ने उसे चकमा दे दिया। ये बड़ी बहन होनी चाहिए जो मेरी ओर से कपूर परिवार में शादी करने वाली है। थैंक यू अनिका दीदी। बोलने वाली कोई और नहीं बल्कि शर्मा परिवार की छोटी बेटी टीना शर्मा है। टीना ने अनिका को इतनी खूबसूरत होने की उम्मीद नहीं की थी। उसकी आंखों में जलन का एक अंश दिखाई देने लगा, लेकिन उसकी आवाज अत्यंत मधुर और सुखद था, जो एकदम कोमल दिखाई दे रहा था। जैसे ही अनिका ने उनके सभी शब्दों को सुना, उसके मुंह के कोने पर एक मजाकिया मुस्कान में बदल गए। मुझे यहाँ लाने का इनका मकसद ये था। ये लोग चाहते हैं कि मैं टीना की ओर से शादी कर लूं, और वो भी एक ऐसे लड़के से जो गंभीर रूप से बीमार था, जो 2 साल भी नहीं जी सकता। अनिका ने सुनीता जी की ओर देखने लगी। अनिका की निगाहों से मिलने पर सुनीता जी को थोड़ा दोषी महसूस होने लगा। अपनी मां से कोई भी उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए थी। हालांकि अनिका शुरू से ही जानती थी कि सुनीता जी को उसे उधना गांव से लेने आने का मकसद अच्छा नहीं होगा। अफवाहों का दावा करते हुए अनिका ने अपनी अभिमानी और बिगड़ी हुई छवि से मेल खाते हुए एक घमंड अभिव्यक्ति के साथ अपना सिर उठाया और कहा, मुझे माफ करे, लेकिन मैं उस लड़क से शादी नहीं करूंगी। जैसे ही अनिका ने ये कहा, आसपास के लोगों ने अनिका को मजाकिया भाव से देखने लगे। जैसे कोई मूर्ख हो, यह आप पर निर्भर नहीं है। जब बूढ़ी दादी ने अनिका के अभिमानी शब्दों को सुना, तो उसने सुनीता जी की ओर देखकर अनिका से कहा। सुनीता ने जल्दी से कहा, अनिका, कपूर परिवार का एक बड़ा बिजनेस है। अगर तुम कपूर परिवार में शादी करते हो तो तुम्हें खाना और कपड़ों की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हें और अपनी दादी के साथ ग्रामीण इलाकों में कोई भी तकलीफ नहीं उठाना पड़ेगा। अनिका ने कहा, चूंकि वो परिवार इतना ही अच्छा है तो आप अपनी प्यारी छोटी बेटी की शादी उस लड़के से क्यों नहीं करवा देते? अनिका के शब्दों को सुनकर सुनीता जी घबरा गई। जब उसने देखा कि कैसे अनिका इतने लोगों के सामने उस लड़की ने उससे इस तरह से बात करने की हिम्मत की, तो उसे गुस्सा आने लगा। तुम्हारी छोटी बहन बहुत ही होशियार लड़की है और उसे अभी शर्मा परिवार के बिजनेस में भी शामिल होना। तुम उसे किसी ऐसे लड़के से शादी करने के लिए कैसे कह सकती हो जो कुछ ही महीनों में मरने वाला है? और तो मुझे क्यों उस लड़के से शादी करनी चाहिए? क्यों, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूं? इससे पहले कि सुनीता जी अपनी बात खत्म कर पाती, अनिका ने उन्हें रोकते हुए कहा और फिर वहां से चली गई। सुनीता जी ने जब दूसरों की निगाहों को अपने ऊपर महसूस करते ही उसने अपनी सास से कहा कि वो अनिका को मनाने जा रही है, और सुनीता जी अनिका के पीछे चली गई। क्या तुम दूसरों के लिए परेशानी खड़ी करना बंद कर सकती हो? ये तुम्हारे दादी का घर नहीं है जो तुम इतना घमंडी व्यवहार कर सकती हो। क्या तुम जानती हो अभी तुमने सबके सामने मुझे कितना शर्मिंदा किया है? सुनीता जी ने उस अपमान के बारे में सोचने लगी जो उसने अभी नीचे ले झेली थी, और अनीता को अपने कमरे में ले गई और अपनी आवाज कम करके अनिका पर चिल्लाने लगी। अगर और कुछ नहीं है तो मैं बहुत ज्यादा थक गई हूं, इसलिए मैं आराम करना चाहती हूं। अनिका ने अपने मोबाइल पर एक गेम राउंड शुरू करते हुए कहा। उसे इस तरह देखकर सुनीता जी ने कहा, तुम्हें वैसे भी उस लड़के से शादी करनी ही होगी, भले ही तुम उस लड़के से शादी करना नहीं चाहती हो, नहीं तो तुम्हारी दादी को तुम्हारी वजह जो तकलीफ हुई। इतना कहकर उसने दरवाजा बंद करके बाहर चली गई। अनिका ने अपने मोबाइल पर खेल का एक दौर पूरा करने के बाद बिस्तर पर लेट गई और थक कर अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन में सोची, मैं भी तुम्हारी बेटी हूं, है ना? इसे भूल जाओ। मुझे इसका अनुमान बहुत पहले ही लगा लेना चाहिए थी। थोड़ी देर बाद अनिका को एक वीडियो कॉल आया और अनिका ने उसे उठाया। वीडियो में एक सुंदर और चमकीला आदमी जिसके पीछे एक उजाड़ रेगिस्तान दिख रहा था, वह आदमी अनिका को देखकर मुस्कुरा रहा था। लिटिल अनिका, उस आदमी की आवाज में एक सन की आवाज सुनाई दे रहा था। जिसने अनिका को वीडियो कॉल किया है उसका नाम सागर था। सागर एक मेडिकल जीनियस था, जिस वजह से कुछ ताकतवर लोग उसे निशाना बना रहे थे। कुछ साल पहले जब वो उधना गांव भाग गया था और अनिका की दादी ने उसे अपने घर के अंदर ले गई थी, जब उसकी जान को खतरा था, तब अनिका की दादी ने उसे बचा लिया था और फिर उन दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया था जहां दोनों मौत के साथ भी लड़ सकते थे। लेकिन सागर और अनिका एक दूसरे के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। अनिका ने पूछा, क्या हाल है? ये थोड़ा खतरनाक है। उन बेवकूफों के साथ मैं इस समय अफ्रीका में चिकित्सा का अभ्यास कर रहा हूँ। क्या आपको फिर से निशाना बनाया जा रहा है? चिंता मत करो, कोई भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा, अनिका ने पूरी विश्वास के साथ कहा। ये सच है, इतने सालों के बाद भी वे मुझे नहीं ढूंढ पाए। उन सभी को लग रहा है कि कोई मेरा पीछे से समर्थन कर रहा है, सागर ने चुटकी लेते हुए कहा।
कुछ ही देर बाद सागर को किसी को बचाने के लिए बुलाया गया, इसलिए सागर बाय बोलकर वीडियो कॉल काट दिया। फोन रखने के बाद अनिका ने अपने बैग से कंप्यूटर निकालकर कुछ टाइपिंग करने लगी। कुछ ही देर बाद कंप्यूटर पर लाल कलर का इंटरफेस दिखाई देने लगा। उसके फोन पर अनिका की उंगलियां तेजी से चल रही थी और कुछ ही सेकंड बाद लाल कलर का इंटरफेस दिखाई देना बंद कर दिया। अनीता के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी और उसने कंप्यूटर बंद करके सोने चली गई। अगली सुबह किसी ने अनिका के दरवाजे पर बहुत जल्दी दस्तक दी। वो आंटी कमला थी, जिसने कल दरवाजा खोला था। मिस अनिका, उठने का समय हो गया है। सुनीता मैडम ने आपको आज दोपहर कपूर परिवार के साथ लंच में शामिल होने का निर्देश दिया है। देर करना ठीक नहीं होगा। अंडरस्को, कमला आंटी ने कहा। आंटी कमला शादी से पहले ही दादी शर्मा के साथ रही थी। स्वाभाविक रूप से उसने अनिका को नीची नजर से देखा, जो गांव से आई हुई थी। उसकी नजर में अनिका सिर्फ इस्तेमाल किए जाने वाली खिलौना थी। वो अपने जैसी नौकर की तुलना भी नहीं है। ओह, अनिका ने नीचे जाने से पहले कहा। सुनीता जी और टीना पहले से ही सोफे पर बैठे थे। टीना सुनीता जी से बात कर रही थी, जिससे वो खुशी से हंस रहे थे, और जब उन दोनों ने अनिका को देखा तो वे रुक गए। वैसे अनिका ने उसके परिवार की खुशियों को बाधित कर दिया था। जब सुनीता जी ने देखा कि अनिका ने अभी भी कल की तरह ही कपड़े पहने हुए था, तो उसने डांटते हुए कहा, तुमने वो कपड़े क्यों नहीं पहने जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदे थे? बाद में उस गाउन में बदल लेना। वैसे भी तुम्हें दोपहर में मिस्टर कपूर से मिलना है। अनिका ने उसे नजरअंदाज कर दिया और नाश्ता करने बैठ गई। कितनी अज्ञानी लड़की है। तुम्हारी बहन और मैं तुम्हारे साथ नाश्ता करने के लिए कब से नीचे इंतजार कर रहे हैं और तुमने खाने से पहले हमें पूछा तक नहीं। मुझे अच्छी परवरिश नहीं मिलने के लिए मुझे आपको धन्यवाद नहीं देना चाहिए। अनिका ने अपना सिर उठाया और कहा। सुनीता जी का दम घुट गया। टीना ने सुनीता जी को तुरंत सांत्वना दी, जबकि सुनीता जी ने एक बच्चे की तरह टीना की तारीफ की। अनिका, एक आदमी का आवाज सुनाई दिया। अनिका ने ऊपर देखा और मोहन शर्मा, टीना के डैड, ऊपर से नीचे आते हुए दिखाई दिए। अनिका ने उसे कल रात याद किया और वह अकेला आदमी था जिसने उसके साथ कोई भी बुरा व्यवहार नहीं किया। मोहन जी अनिका के पास आकर बैठ गए और सुनीता जी को सवालिया नजर से देखने लगे। तुम्हें कल रात को अच्छी नींद आई क्या? अंडरस्को, मोहन जी ने अनिका से पूछा। ठीक है, अनिका ने कहा। वास्तव में अनिका कल रात ठीक से सो नहीं सकी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे के निशान थे। अनिका, अगर तुम मिस्टर कपूर से शादी नहीं करना चाहती तो मैं दूसरा तरीका सोचूंगी। अंडरस्को, मोहन जी ने पूछा। ये सुनते ही सुनीता जी और टीना के हाव भाव काफी बदल गए। ये कैसे हो सकता है? सुनीता जी ने नाखुशी में बोला। मोहन जी कुछ समय पहले से ही अपनी बीवी की हरकतों से नाराज थे। मोहन जी ने नाराजगी सही कहा। अनिका और टीना दोनों ही तुम्हारी बेटियां हैं सुनीता। उन सभी की बातों को सुनकर अनिका धीरे से हंस पड़ी। स्टॉप आर्ग्यूइंग। ठीक है, मैं उससे शादी कर लूंगी। अनिका ने कठोर चेहरे के साथ कहा, जैसे कि वो वही नहीं थी जो शादी कर रही थी। अनिका, तुम? मोहन जी झिझके। सुनीता और टीना ने राहत की सांस ली। दिल्ली के सबसे बड़े होटल में शर्मा परिवार के सभी लोग पहले ही अपनी सीट ले चुके थे। अनिका ने भी निजी कमरे में पहुंच चुकी थी। वो अभी भी अपने फोन पर गेम खेल रही थी। टीना की दादी अनिका को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि वह किसी दीवार से बात कर रही हो। दादी केवल सुनीता जी को देखने के लिए अपना सिर घुमा सकती थी। सुनीता केवल अनिका को घूर सकती थी, जिसकी वजह से उसने अपना चेहरा खो दिया है। हालांकि इन सब का अनिका पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। आराम से सीट पर बैठकर अपने मोबाइल पर गेम खेलना जारी रखा। कुछ ही देर बाद कपूर परिवार के लोग भी आ गए। ये राहुल कपूर और राज थे। सबकी निगाह उस आदमी पर पड़ी जिसने चांदी का मुखौटा पहना हुआ था। हालांकि उस आदमी की हरकतें आलसी थी, फिर भी उसने अपने चारों ओर एक महान और भयभीत आभा को बिखेर दिया। किसी ने भी उनके साथ लापरवाही व्यवहार करने की हिम्मत नहीं की और खुशी खुशी उनका स्वागत करने लगे। सिर्फ अनिका ही थी, जिसे इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। राज की नजर भी बेफिक्र अनिका पर पड़ी। दादी ने सुनीता जी पर एक नजर डाली, जिससे सुनीता जी ने अनिका को ऊपर खींच लिया और कहा, मिस्टर कपूर, यह मेरी बड़ी बेटी अनिका है, और आपकी मंगेतर भी। ओह, शर्मा परिवार की बड़ी बेटी। राहुल कपूर ने चंचलता से बड़ी पर जोर दिया। हालांकि जब सुनीता जी की नजरें राहुल की निगाहों से मिली तो वो तुरंत कांपने लगी। शर्मा परिवार की सौतेली बेटी का उपयोग करके आप इस मामले को जाने देना चाहते हैं? राहुल की छानबीन करने वाली निगाह टीना पर पड़ी, जो उससे लगभग डर रही थी।
राहुल के बोलते ही पूरा शर्मा परिवार एकदम से जम गया। तुम बहुत ही जल्दी मरने वाले हो, इसलिए वे अपनी प्यारी और आज्ञाकारी टीना बेटी की शादी तुमसे नहीं करवाना चाहते हैं, अनिका ने कहा। बदतमीज लड़की, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है? दादी ने अनिका पर तरह तरह के भद्दे शब्द कहने लगी। अगर वे मेरी दादी को नहीं ले गए होते तो मैं भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होती, अनिका ने बिना सोचे समझे राहुल पर अपना हाथ लहराते हुए कहा। हे राहुल कपूर, जो दिल्ली में सबसे ठंडे खून वाले और क्रूर व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, वो सच में अनिका की बात सुनकर लोगों के सामने हंसने लगा। राहुल की गहरी काली आंखें अनिका पर टिके हुए थे और राहुल और अनिका काफी देर तक एक दूसरे को देखते रहे। चूंकि वो मेरी मंगेतर है, राहुल ने एक फीकी मुस्कान के साथ ऊपर देखा और कहा, कोई ऐसी लड़की नहीं है जिसे तुम लोग परेशान कर सकते हो। इसके बाद वह निजी कमरे से बाहर चला गया। राज को अनिका बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। अनिका ना तो कमजोर थी और ना ही अबला नारी। अनिका से आने वाला आभा बाकी लड़कियों से बिल्कुल ही अलग था। राज ने अनिका को एक प्यारे मुस्कान के साथ कहा, छोटी भाभी, बाय बाय। इतना कहने के बाद राज भी राहुल के पीछे पीछे कमरे से बाहर चला गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, इन सब चीजों से अनिका को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तारांकन 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 अनिका क्यों राहुल कपूर से शादी करने के लिए मान गई? तारांकन, राहुल को ऐसी कौन सी बीमारी है जो बहुत जल्द ही मरने वाला है? आप सभी को क्या लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल एक नए सफर और एक नए चैप्टर के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर देना। CH2 राहुल की बीमारी अब तक आपने देखा। तारांकन, बदतमीज लड़की, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है? दादी ने अनिका पर तरह तरह के भद्दे शब्द कहने लगी। अगर वे मेरी दादी को नहीं ले गए होते तो मैं भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होती, अनिका ने बिना सोचे समझे राहुल पर अपना हाथ लहराते हुए कहा। हे राहुल कपूर, जो दिल्ली में सबसे ठंडे खून वाले और क्रूर व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, वो सच में अनिका की बात सुनकर लोगों के सामने हंसने लगा। राहुल की गहरी काली आंखें अनिका पर टिके हुए थे और राहुल और अनिका काफी देर तक एक दूसरे को देखते रहे। चूंकि वो मेरी मंगेतर है, राहुल ने एक फीकी मुस्कान के साथ ऊपर देखा और कहा, कोई ऐसी लड़की नहीं है जिसे तुम लोग परेशान कर सकते हो। इसके बाद वह निजी कमरे से बाहर चला गया। राज को अनिका बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। अनिका ना तो कमजोर थी और ना ही अबला नारी। अनिका से आने वाला आभा बाकी लड़कियों से बिल्कुल ही अलग था। राज ने अनिका को एक प्यारे मुस्कान के साथ कहा, छोटी भाभी, बाय बाय। इतना कहने के बाद राज भी राहुल के पीछे पीछे कमरे से बाहर चला गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, इन सब चीजों से अनिका को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अब आगे तारांकन अनिका शर्मा परिवार के साथ अब और नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वह भी बाहर आ गई। उसने देखा कि काले रंग का एक आदमी बाहर खड़ा था। राहुल सर ने मुझे इसे आप तक पहुंचाने के लिए कहा। अनिका ने लापरवाही से उस बॉक्स को ले लिया और खोलकर देखने लगी। यह जैड का एक टुकड़ा था और यह पक्का यकीन था कि इसकी कीमत बहुत अधिक है। संयोग से अनिका के पास हाल ही में पैसे की कमी थी, लेकिन वह ऐसी नहीं थी जो दूसरों की चीजें मुफ्त में लेती हो। इसलिए अनिका ने अपनी जेब से एक छोटी काली बोतल निकाली। इसे राहुल कपूर को दे दो, यह उसे सागर ने दिया था। उसके पास अभी घर पर कई बोतलें थी। उसने अभी अभी राहुल की स्थिति पर जो देखी थी, उसके आधार पर, हालांकि यह उसकी जान नहीं बचा सकती, लेकिन इसका निश्चित रूप से कुछ फायदा होगा। वो अभी भी राहुल की सही स्थिति के बारे में निश्चित नहीं थी, लेकिन उसे पक्का यकीन था कि राहुल को जहर दी गई है। तारांकन 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 कपूर परिवार के घर में तारांकन तारांकन राहुल अपनी स्टडी रूम के खिड़की के सामने खड़ा था। उनके चेहरे की विशेषताएं किसी मूर्ति की तरह सुंदर था और उनके ठंडे होठों पर सफेद रंग का एक संकेत था, लेकिन यह अभी भी अपनी महान आभा को छिपा नहीं सका। राघव ने राज के पीछे पीछे स्टडी रूम में आया। राघव ने आगे बढ़कर कहा, बॉस, मिस अनिका ने मुझे इसे आप तक पहुंचाने के लिए कहा है। छोटी भाभी। राज ने आगे बढ़कर बोतल ले लिया और हंसा। फिर उसने बोतल खोला और अचानक उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव दिखाई दिया। राघव ने भी देखा, उसका अभिव्यक्ति भी एक पल के लिए जम गया। यह एक डी-संघनन गोली है? ये कैसे हो सकता है ना? मिस अनिका तो अभी अभी ग्रामीण इलाकों से आई है, ऐसी गोली के बारे में कैसे जान सकती है, जो भूमिगत नीलामी बाजार में आसमानी कीमतों पर नीलाम हो गया था? हालांकि रंग और स्वाद से उच्च गुणवत्ता वाली दवा पहचाना जा सकता है, ये डी-संघनन गोली भूमिगत नीलामी बाजार की तुलना में बेहतर दिखता था।
यह एक डीकंडेंसेशन गोली था और यह बहुत संभव था कि यह उस दिव्य डॉक्टर से आया हो। इन सभी वर्षों में वे दिव्य डॉक्टर के ठिकाने की तलाश में थे। अगर वे उसे ढूंढ पाते तो राहुल की बीमारी के इलाज का उम्मीद होता। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने उसकी तलाश कैसे की, उसके निशान मिटाने में उसकी मदद करने के लिए दिव्य डॉक्टर के पीछे हमेशा कोई न कोई होता था। यहां तक कि अगर वे शीर्ष स्तर के तकनीशियनों को जुटाते हैं तो भी वे उसके सटीक स्थान का सही पता नहीं लगा पाते थे। इस दवा से क्या वो डॉक्टर के ठिकाने का पता लगा पाएंगे और क्या राहुल की बीमारी ठीक हो पाएगी? इन सब के बारे में सोचते हुए उन दोनों ने राहुल को देखा। उनकी आंखों में थोड़ी आशा मिली। उस आदमी के चेहरे पर अभी भी वही ठंडक थी, मानो वो कोई और था जो गंभीर रूप से बीमार था। हालांकि जब उसने अनिका का नाम सुना तो उसकी आंखों के पीछे से कुछ कौंध गया। मैं अब मिस अनिका की तलाश में जाऊंगा, राघव ने जल्दी से कहा और बाहर निकल गया। राज ने राघव को देखा जो जल्दी में था। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन वो उससे कुछ कहता वो पहले ही निकल चुका था। इस प्रकार उसने उसे जाने दिया और राहुल के पास बैठ गया। क्या अनिका जीनियस डॉक्टर को जानती है? ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? वो अभी भी बच्ची है। हो सकता है कि उसकी कोई आकस्मिक मुठभेड़ हुई हो और वो इस चीज का मूल्य नहीं जानती हो, इस प्रकार यह आपको दुर्घटना से दे दी। हम इतने लंबे समय से जीनियस डॉक्टर की तलाश कर रहे हैं लेकिन हमें वो अभी तक नहीं मिला है। हम उसे एक बच्चे के रूप में कैसे पा सकते थे? राघव बहुत उतावला था, लेकिन ऐसा इसलिए भी था क्योंकि वो तुम्हारे बारे में चिंतित था। तुम क्या सोचते हो? जैसे ही राज ने बात की वह राहुल की ओर देखने के लिए मुड़ा। केवल उसने पाया कि उसका चेहरा असामान्य रूप से पीला था। राज ने जल्दी से उसे बैठने में मदद की। भले ही वो ऐसा लग रहा था कि वो दर्द में है, पर उसके नेक चेहरे पर भावना का एक भी निशान नहीं था। इतने सालों तक जब भी उसकी बीमारी का असर होता, राज ने हमेशा उसे अकेले ही सहते देखता था। ठीक वैसे ही उन्होंने इसे 2 साल तक झेला। राज ने आह भरी, वो चिंतित और बेचैन था। जैसे ही वो राहुल के निजी डॉक्टर को बुलाने वाला था, उसने अनिका द्वारा दी गई बोतल की एक झलक पकड़ी और तुरंत राहुल के पास ले आया। कुछ ही समय बाद राहुल की तबीयत में सुधार हुआ। उसी समय राहुल का निजी डॉक्टर भी आ गया। उन्होंने राहुल का पूरे शरीर का चेकअप किया। बहुत ज्यादा दर्द के सहने के बाद वो थका हुआ लग रहा था। मिस्टर कपूर की स्थिति को कम कर दिया गया है और उसकी स्थिति को फैलने से दबा दिया गया है। उनके जिंदगी के 2 महीने और बढ़ गए हैं। ये बहुत अच्छा है। इस मामले में हमारे पास 2 महीने और है। वह आदमी कुर्सी के पीछे झुक गया और अपनी आड़ों की खिली हुई आंखों को सिकोड़ लिया। उसकी भूरी आंखें गहरी और अथाह थीं। राहुल, कोई बात नहीं, अनिका ने हमें दवा दी। क्या हमें जाकर उसे धन्यवाद नहीं देना चाहिए? चलो कल चलते हैं। राहुल ने गहरे हरे रंग की बोतल को ध्यान से देखा। वहीं दूसरी तरफ राघव अनिका की तलाश में शर्मा परिवार के घर गया। जब अनिका को सूचना मिली कि कोई उसे बाहर ढूंढ रहा है, सुनीता और बाकी सब ने सुना और जानते थे कि यह राहुल का भरोसेमंद आदमी था। उन्होंने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से अनिका को जाने के लिए कहा। अनिका बिना जल्दबाजी के सीढ़ियों से नीचे चली गई और कहा, क्या बात है? राघव ने अनिका के सामने घुटने टेक दिए और कहा, अनिका मैम प्लीज मेरे बॉस को बचा लीजिए। मैं तुम्हें अपनी जान देकर चुकाने को तैयार हूं। मैं तुम्हारे बॉस को नहीं बचा सकती और मुझे तुम्हारे जान की कोई जरूरत नहीं है। अनिका वहीं खड़ी रही, उसकी आंखें ठंडी और गतिहीन थीं। अनिका का जवाब सुनकर राघव पहले ही शांत हो चुका था। उसने महसूस किया कि अनिका ग्रामीण इलाकों की एक जवान लड़की है जिसके पास खुद को बचाने की क्षमता भी नहीं थी, अपने बॉस को तो छोड़ ही दो। राघव धीरे से उठा और कहा, आपको परेशान करने के लिए खेद है मिस अनिका। अनिका ने राघव के फिगर को देखा, उसकी आंखें थोड़ी ठंडी थीं। अगले दिन शर्मा परिवार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अनिका को किस स्कूल में जाना चाहिए। अनिका, तुम किस स्कूल में जाना चाहती हो? मोहन ने अनिका से पूछा। वो हमेशा अनिका के लिए दोषी महसूस करता था और वो उसके हर अनुरोध को पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने को तैयार था। अनिका एक गेम खेल रही थी जब उसने ये सुना। उसने ऊपर देखा और कहा, जेएम इंटरनेशनल स्कूल। उसके शब्दों को सुनने के बाद मोहन के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना सुनीता ने कहा, तुम हमेशा लड़ती रहती है, फिर भी तुम दिल्ली सिटी के सर्वश्रेष्ठ हाई स्कूल में जाना चाहती हो? यहां तक कि तुम्हारी बहन को भी अपने परिणामों से आगे बढ़ी है। आप केवल उन्हें रिश्वत देकर अंदर नहीं जा सकते, ये पहले से ही काफी अच्छा है कि तुम सेकंड हाई स्कूल में जा सकती हो। अपनी किस्मत को आगे मत बढ़ाओ। सौभाग्य से दूसरों ने उसे नहीं सुना, अन्यथा
वे एक ऐसी बेटी को जन्म देने के लिए उसका मजाक उड़ाएंगे जो खुद के लिए बहुत अधिक सोचती है, नहीं तो उसे पूरी तरह से अपमानित किया जाता। आपने सही कहा दीदी, हालांकि मैं वास्तव में आपके जैसे ही स्कूल में रहना चाहती हूँ ताकि मैं आपकी देखभाल कर सकूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए पापा के लिए चीजों को मुश्किल मत बनाइए, टीना ने अनीका से कहा। उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं। ठीक है, रुक जाओ तुम सब, मैं अपने दोस्तों से संपर्क करूंगा और आपको स्कूल में जेएम इंटरनेशनल स्कूल में लाने की पूरी कोशिश करूंगा, मोहन ने कहा। कोई जरूरत नहीं अंकल, मेरे पास जेएम इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल का एक सिफारिश पत्र है, अनीका ने आलसी होकर कहा। उसके हाथ गेम इंटरफेस पर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उसके हाथ की गति को देखते हुए टीना मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे संदेह था कि वो एक पेशेवर ई स्पोर्ट्स खिलाड़ी के खिलाफ मैच कर सकती है। वो आमतौर पर खेल खेलती थी और उसमें काफी अच्छी थी, लेकिन वो अनीका के हाथों की गति की तुलना नहीं कर सकती थी। हालांकि उसने जल्द ही खुद को आश्वस्त कर लिया कि अनीका उनके सामने सिर्फ दिखावा कर रही है। अनीका की बातें सुनकर सुनीता गुस्से से उठ खड़ी हुई। उसने अनीका और इशारा किया और कहा, क्या तुम बकवास करना बंद कर सकती हो? सुनो तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारे लिए शर्मिंदा हूं। क्या तुम जानती हो जेएम इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल कौन है? ये पहले से ही काफी अच्छा है कि तुम्हें स्कूल जाने दे रहे हैं क्योंकि तुम दिन भर केवल खेल खेलती हैं। तुम झूठ क्यों बोल रही? ये कितना हास्यास्पद झूठ है। तुम वास्तव में अपनी दादी द्वारा ही पाले गए हैं। तुम बिल्कुल भी प्रेजेंटेबल नहीं है। आपको मेरी दादी के बारे में बोलने की अनुमति किसने दी? अनीका ने कहा। अनीका धीरे से खड़ी हुई और सुनीता को अपनी काली आंखों से देखने लगी। अनीका की आंखों में खून दिखाई दे रहा और अब बेहरमी के रंग से रंगे हुए थे। वो एक चीते की तरह थी जो क्रोधित हो गई थी और उसकी सामान्य ठंडी आवाज में निर्दयता का संकेत थी। सुनीता अनीका की शक्ल से डर गई और जल्दी से सोफे पर गिर गई। अनीका ने बिना पीछे देखे शर्मा हाउस छोड़ दी। टीना भी हैरान थी, वो अभी बहुत डरावनी थी। बस काफी है, पहले अनीका की दादी के बारे में बात करना तुम्हारी माँ की गलती है, मोहन ने सुनीता को देखते हुए कहा और आह भरी। वो लड़की बहुत बिगड़ गई है और ये दिल्ली शहर है, उसके लिए उधना गांव में परेशानी पैदा करना ठीक था क्योंकि किसी और को उसकी परवाह नहीं थी। लेकिन अब वो एक झूठ बोलने वाले बिगड़ैल लड़की की तरह व्यवहार कर रही है, सुनीता ने कहा। सुनीता पहले ही अपनी पिछली अवस्था से उबर चुकी थी और गुस्से से कांप रही थी। पापा, क्या आप सच में बहन को जेएम इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाने जा रहे हैं? मैं अपने कनेक्शन का उपयोग करने की पूरी कोशिश करूंगा, मोहन ने कहा। जेएम इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल बेहद सख्त थे। हालांकि वहां के छात्र या तो अमीर थे या कुलीन, प्रिंसिपल ने शिक्षण की गुणवत्ता पर बहुत ध्यान दिया है और दूसरों को आसानी से प्रवेश नहीं करने दिया। परिवार कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उन्हें स्कूल में प्रवेश करने से पहले परीक्षा पास करना पड़ता है। जेएम इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल के पास यह अधिकार था और उन्हें किसी परिवार से डरने की जरूरत नहीं था। जाहिर है, सभी को लगा कि अनीका झूठ बोल रही है। मोहन ने भी केवल यही सोचा था कि अनीका वास्तव में जेएम इंटरनेशनल स्कूल एडमिशन लेना चाहती है। पापा, मैं अपने पियानो का अभ्यास करने जा रही हूँ, टीना ने कहा। ठीक है, आगे बढ़ो, मोहन ने कहा। मोहन ने टीना के सिर को थपथपाया। टीना के पास न केवल उत्कृष्ट ग्रेड थे, बल्कि उसका पियानो कौशल पहले ही 10 के स्तर को पार कर चुकी थी। वह सोशलाइट सकल में सर्वश्रेष्ठ में से एक थी और मोहन अपनी इस बेटी से बहुत संतुष्ट थे। टीना के चले जाने के बाद मोहन जी ने लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया ताकि अनीका को जेएम इंटरनेशनल स्कूल में प्रवेश दिलाने की व्यवस्था की जा सके। जहां तक अनीका का सवाल है, उसने अपना फोन रखी और शर्मा मैंशन से बाहर चली गई। गेम इंटरफेस अभी भी उसके फोन पर थी। हालांकि संदेश आते रहे और अनीका ने तुरंत गेम इंटरफेस से बाहर निकल गई। ननवी के सुरक्षा अधिकारी से एक वीचेट संदेश पॉप अप हुआ। क्या तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया? मुझे अचानक अब और खेलने का मन नहीं कर रही है। अनीका थोड़ी देर के लिए बाहर घूमी और शर्मा मैंशन में लौट आए। इस समय मोहन जी पहले से ही नीचे उसका इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने उसे वापस आते देखा तो उन्होंने माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी अनीका, अंकल के पास तुम्हें जेएम इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाने की क्षमता नहीं है। मोहन जी ने अनीका के प्रति खेद महसूस किया। हालांकि शर्मा परिवार को दिल्ली शहर में शीर्ष परिवारों में से एक माना जाता था, फिर भी वे व्यापारियों का परिवार था और उनके पास अधिक शक्ति या कनेक्शन नहीं था। ठीक है अंकल, मैं अपने स्कूल के मामले खुद सुलझा लूंगी, अनीका ने लापरवाही से जवाब दिया।
उसकी अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आए। मोहन जी ने महसूस किया कि छोटी लड़की सिर्फ जिद्दी हो रही थी और इसे स्वीकार करने से इनकार कर रही थी। उसने एक कार्ड निकाला जो उसने पहले से तैयार किया था और उसे अनिका को दिया। यह मेरी प्रशंसा का एक छोटा सा गिफ्ट है, कुछ कपड़े या कुछ और खरीदे। मुझे पता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें ये सारी चीजें लाकर नहीं देगी, मोहन जी ने कहा। बेशक, अनिका ने इसे स्वीकार नहीं किया। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसके पास अभी भी पैसे हैं और अपने कमरे में लौटने से पहले उसने पैसे को अस्वीकार कर दिया। तारांकन 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 अनिका को दिल्ली के नंबर 1 स्कूल जेएम इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन पत्र कैसे मिला? तारांकन प्रिंसिपल ने खुद अनिका को एडमिशन पत्र क्यों दिया? इसका जवाब आप सभी जानना चाहते हैं ना? आपको नेक्स्ट चैप्टर में इसका पता चल जाएगा। फिर मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ। अलविदा। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। रिव्यू फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।